हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 4.1 द्विघात समीकरण, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि आपको हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, ना कि रटते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दी है, वो भी चौड़ाई के दोगुनों से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहले कोई आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है, उसकी लंबाई मीटर में माननी है और चौड़ाई भी है वो मीटर में माननी है, उसे हल करना है। और क्या करनी है, इसकी द्विघात समीकरणों के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो दिया हो उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो वो लिखिए। सबसे दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है हमें। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, आपको लिखना है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है हमें 528 मीटर, ठीक है। और जो हमें लंबाई है और चौड़ाई है वो हमें पता नहीं है, वो उनको माना कि देखिए, सबसे पहले माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है। क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन को समझिए एक बार। क्वेश्चन वाला क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है आपके पास एक बुक रखना कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया गया 528 मीटर। आगे कहता है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दुगने से एक अधिक है। तो क्षेत्र की लंबाई है ना, वो चौड़ाई दुगने से एक अधिक है। तो हमें किसको मानना पड़ेगा यहाँ पे, इसकी चौड़ाई को मानेंगे तो उसका दुगना करके हमें लंबाई भी मिल जाएगी। तो माना इसकी चौड़ाई क्या है, माना चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। और लंबाई कितनी है, देखो उस चीज को माना है जिससे कि हमें दूसरी चीज मिल जाए। हमें क्वेश्चन में था कि क्षेत्र की लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। तो देखो, चौड़ाई हमें पता हो तो लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं ना। चौड़ाई इतनी है तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई हमें इसका दुगुना करो, दुगुना 2x हो गया, उससे एक अधिक है तो इसमें एक और ऐड कर देंगे। ये क्या आ गई, हमारी लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई। अब कहता है कि आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। हमें पता भी है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें 528 मीटर दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल की जगह कितना लिखना है, 528 मीटर, जो दिया है लिख दो 528 मीटर, ठीक है। फिर क्या कहता है, लंबाई कितनी है, लंबाई देखो, लंबाई देखो, लंबाई कितनी मानी थी हमने, 2x + 1 थी हमारी, 2x + 1 लिख दी, इंटू चौड़ाई कितनी है x मीटर। x को इससे मल्टीप्लाई करो, x और 2x से गुणा किया 2x², प्लस है तो प्लस, एक को x से गुणा किया x, इधर क्या था 528 मीटर स्क्वायर। इस 528 को मैं इधर लेके जाऊं, क्या हो जाएगा, 2x² था ही प्लस x था ही, 528 इधर आएगा तो माइनस का 528 = 0। ये क्या बन गई, मेरी द्विघात समीकरण ज्ञात हो गई, ठीक है। ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण। हमें क्वेश्चन में बोला था कि इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये भी बोल दिया कि इसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में ऐसे तो बोला है कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना था, और हमारी जो 4.1 है वो द्विघात समीकरण के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसके अंदर भी हमने द्विघात समीकरण को सिद्ध किया, और इसी के अंदर हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। देखिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट मिलेगा कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। यदि फिर भी आपको मिल जाए तो मैं बता दूं कि इसका आपको गुणनखंड करना है। इस इक्वेशन का गुणनखंड करना मैंने आपको सिखाया है, और गुणनखंड करके आपको x और यहाँ से x का मान निकल जाएगा, लेकिन वो हमको यहाँ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है। हमें डायरेक्ट इतना ही बोला है कि द्विघात समीकरण को रूप में निरूपित कीजिए। इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 2 भी हल करते हैं।
तो देखिए गाइस ये रहा पार्ट नंबर 2। क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले तो ये बताओ धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक अर्थात वो प्लस का होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, वो पूरी संख्या हो। ऐसे नहीं हो 1.5 2.5, या तो 1 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए या फिर 3, अर्थात पूर्ण संख्या में होना चाहिए। क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमागत होना चाहिए। जैसे कि 1 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है। ऐसे क्रमागत भी होना चाहिए, धनात्मक भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है उनका गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 306। हमें क्या नहीं पता, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक नहीं पता, तो पहले इनको मानेंगे। तो चलिए देखिए, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है, प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है। फिर कहता है दूसरा पूर्णांक क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दूसरा पूर्णांक क्या होगा, ये x है तो दूसरा x + 1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपको मानना है वो क्रमागत मानना है। हमें पता है कि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, अर्थात क्रमागत है। उसी प्रकार देखो x आ गया, x की में 1 जोड़ेंगे, फिर आगे अगर आगे बोलता तो x में 1 और जोड़ते। ठीक है गाइज, तो हमें 2 ही पूछा है, अब 2 मान लिए। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, अर्थात इन दोनों का गुणनफल। तो देखो x × x + 1 का गुणनफल कितना है, क्वेश्चन में दिया गया है 306। तो गाइस देख लो, कुछ भी किया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से इसको हल करती हैं, x को x से गुणा किया x², प्लस है तो प्लस, x को 1 से गुणा किया x बराबर 306। तो देखिए x² + x आ गया। ठीक है गाइज, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखिए 306 इधर लेके आएंगे, x² + x - 306 इजिकल टू क्या आ गया, मेरे पास 0 आ गया। ये क्या द्विघात समीकरण है हमारा जवाब क्या होगा, हाँ जी है ये द्विघात समीकरण। क्यों है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है और ये हमारी द्विघात समीकरण है। हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। फिर भी गाइस देखिए कई जगह हमें इनके आगे पूर्णांक, क्या क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है लास्ट में, कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये जो पूर्णांक है इनका मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबका जो हम मानेंगे उनका पूर्णांक ज्ञात करना है, उनके लिए एक ही है। क्या करना है, आपको इनका गुणनखंड करना है, और मैंने गुणनखंड करना सिखाया है। यदि देखिए कंडीशन तो नहीं होगी आपको, तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन मिलेगा कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यदि फिर भी आपको मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, डरने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर इसके गुणनखंड करने हैं, और जैसे ही आपके गुणनखंड होंगे आपको एक अक्ष का मान मिल जाएगा, और अक्ष का आप वहाँ मान रख दीजिएगा और आपको दोनों पूर्णांक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 3 भी देखते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो चलिए गाइस किस पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। तो गाइस ये रहा इसका पार्ट नंबर 3। तो मैं बता दूं कि पार्ट नंबर 3 बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पार्ट नंबर 3 क्या कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखो एक बात, अगर आपको यहाँ पे मानना आ गया ना किसको क्या मानना है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, और इस प्रकार के कई टाइप हम पहले भी कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर स्टार्ट से जुड़े हैं तो आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमने वहाँ पर बेसिक से किया है इन चीज़ों को। और मैं मानता हूँ कि आपको ये चीज़ आने भी लगी होगी, क्योंकि हमने बिल्कुल 0 लेवल से वहाँ पर स्टार्ट किया था। तो देखिए रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है। और एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे अक्स किसको मानना है, जिसको बोला से या कि, मतलब जिससे या से बोला, जैसे कि यहाँ देखो रोहन की माँ उससे बड़ी है, उससे किससे, रोहन के साथ आया ना उससे, अर्थात रोहन को मानना है एक्स। ठीक है, 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हम रोहन की वर्तमान आयु भी ज्ञात करनी है। देखो इसमें क्वेश्चन ने बोल दिया ना वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। इसमें तो बोल दिया कि द्विघात समीकरण बनानी है, लेकिन आगे जाके क्वेश्चन वाला बोलता है कि इसकी वर्तमान आयु भी ज्ञात कीजिए। तो वो भी देखिए बिल्कुल ईजी है ज्ञात करना, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है साफ साफ कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो हम वहाँ तक ही निरूपित करेंगे। यदि फिर भी आप कहते हैं कि आप हमें आगे भी इनके हल करवाइए, हम आगे नहीं आता, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने ये से सवाल पहले भी करवाए हैं, जहां पर मैंने आपको गुणनखंड करना सिखाया है बिल्कुल 0 लेवल से। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो चलिए इसका टाइप 3 को हल करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। तो रोहन की आयु क्या मानेंगे? x वर्ष। क्यों मानेंगे? क्योंकि उससे या जिससे किससे तुलना की गई है? रोहन से। किसकी? उसकी माँ से। तो रोहन को क्या मानेंगे? x। तो देखिए रोहन की माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, रोहन की वर्तमान आयु माना कितनी है? x वर्ष है। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी? उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? कहता है कि रोहन की आयु x है, उससे उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु कितनी थी? x। उससे कितनी बड़ी है? 26। तो मैं +26 कर दूंगा। ठीक है, हमें पता नहीं था रोहन की आयु। यदि हमें रोहन की आयु मिल जाएगी तो उसकी माँ की आयु, इसलिए मैंने रोहन की आयु को x वर्ष माना। उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस से 26 वर्ष। फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आगे कहता है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से, गुणनफल का है अब से 3 वर्ष बाद। ये तो है नहीं कि 3 वर्ष बाद रोहन बढ़ेगा, उसकी माता की उम्र भी बढ़ेगी 3 वर्ष बाद, और उसके बेटे की भी उम्र बढ़ेगी। तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद? लिखना है रोहन की आयु 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x थी तो x में 3 ऐड कर देंगे। उसी प्रकार उसकी माँ की भी आयु हमें पता है कि 3 वर्ष बाद उसकी माँ भी तो बड़ी होगी। ये तो है नहीं कि उसका बेटा बड़ा होगा। तो x प्लस कितना है? 26, उसमें भी 3 ऐड कर देंगे। क्यों किया? क्योंकि 3 वर्ष बाद ये भी, इसकी भी तो उम्र बड़ी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 26 और 3 29। तो यहाँ से x प्लस 29 वर्ष की हो जाएगी उसकी माँ। ठीक है, और वो हो जाएगा x प्लस 3 का। ठीक है, अब क्या करना है कि देखो क्वेश्चन ने बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल। हमने 3 वर्ष बाद उनकी आयु निकाल ली दोनों की। उनका गुणनफल कितना है दिया गया है क्वेश्चन में? उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। यदि हम इनका गुणा करेंगे तो वो 360 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 3 और इसका गुणा x प्लस 29 का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? 360 की। तो देखिए गाइस ये था क्वेश्चन। यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे कुछ नहीं बचता है क्वेश्चन में। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। x का पहले x से गुणा किया x², और x का 29 से गुणा किया 29x। फिर 3 का गुणा x से किया 3x। फिर 3 का गुणा 29 से किया 29 दिया कितना होता है फ्रेंड्स? 29 दिया 87 इजिकल टू 360। ठीक है, यहाँ पे x² है, x²। 29x और 3x कितना होता है? 32x। और ये प्लस का 87 इधर जाएगा तो माइनस का 87, और 360 में से 87 घटाना है। देखो 360 में से 87 घटाएंगे, 10 में 7 गए 3, 5, 15 में 8, और यहाँ पे क्या बचेगा? 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा 273। तो यहाँ पे क्या आएगा? 273 यहाँ बचेगा, और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 273, और मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस में हो जाएगा 273, बराबर में 0 आ जाएगा। ये क्या इक्वेशन है? ये द्विघात इक्वेशन है, और हमें यही सिद्ध करना था कि द्विघात इक्वेशन बनानी थी, हमने बना दिया। तो फ्रेंड्स ये था द्विघात इक्वेशन का। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आप हर एक क्वेश्चन को समझ के करोगे तो आपको मैथ में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपको मैथ अच्छी भी लगने लगी। यदि आपने मैथ को रटना स्टार्ट कर दिया ना तो जिंदगी में आप कभी भी मैथ को नहीं सीख पाओगे, और आपको जिंदगी में हमेशा मैथ बोरिंग ही महसूस होगी। तो देखिए अब ये आ गई, और हमें कहा है कि उसकी वर्तमान आयु भी ज्ञात करना। देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे क्या है? द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो फिर भी मैं बता दूं कि यदि आपको आगे भी हल करना हो तो इसको 32x के टुकड़े करने अर्थात गुणनखंड करना मैंने सिखाया है। उसका बेसिक से वीडियो भी डाला है चैनल पर, आप उसको जाके देख लेना कि गुणनखंड कैसे करिए। आप ऐसे लिखोगे तो मेरा वहाँ पर वीडियो आ जाएगा। तो देखिए x² 273 है,
अर्थात गुणा करें तो 273 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो 32 अक्स आना चाहिए। इसके दो टुकड़े बनेंगे, जैसे ही दो टुकड़े बढ़ेंगे वहाँ से हमें एक अक्स की वैल्यू मिलेगी, और अक्स की वैल्यू यदि हम वहाँ रख देंगे तो रोहन की भी आयु आ जाएगी और उसकी माँ की भी आयु आ जाएगी। ठीक है गाइस, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका पार्ट नंबर लास्ट 4 पार्ट नंबर क्या कहता है वो भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 आपका बिल्कुल ईजी है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान दूरी से तय करती है। देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो तो वह उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है और तो उसको हल करना है। तो गाइज ये पार्ट 4 नंबर बिल्कुल ईजी सा है, आपको खुद हल करना है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल ईजी है। अभी 3 क्वेश्चन किए, वैसे ही इस क्वेश्चन को हल करना है। ये बिल्कुल ईजी है, इसलिए मैंने नहीं कराया क्योंकि थोड़ा वीडियो है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है। यदि आपको फिर भी नहीं आता है तो वीडियो कमेंट कर देना और मैं आपको इसका हल करा दूँगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इसी चैप्टर नंबर 4.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।